इस फ़ोन से जैसे मैं जुड़ सा गया हूँ, इसके बग़ैर मैं रह नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे जैसे कहानियाँ पढ़ा करते थे द्योमालाई बचपन में अमरू अय्यार की, कि जिनकी जान तोते में कैद है मेरी इस टेलीफोन में कैद है। जब तक मैंने इसे अपने हाथ में पकड़ा होता है मेरे अंदर अजीब सा एक कॉन्फिडेंस होता है। ज़रा सा इससे जुदा हूँ तो ऐसे महसूस होता है जैसे जिस्म में से कोई मेरा ऑर्गन मिसिंग हो गया है। हाथ पाँव जैसे महसूस ना हो रहे हों, जैसे किसी से जुदा सा हो गया हूँ। इस टेलीफोन से ऐसा रिश्ता बन गया है। यह है टेक्नोलॉजी का आपका और मेरी ज़िंदगी पर असर। हर वक्त मेरी निगाह इसकी स्क्रीन पर रहती है। जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है उसके बाद मैं फ़ोन ऑन करता हूँ। जब ये लिंक मुझे भेजते हैं मैं प्रोग्राम दोबारा से देखता हूँ। अपने आप को और अपनी हरकतों का, अपनी बातों का जायज़ा लेता हूँ। दूसरों को भी देखता रहता हूँ, दूसरों की ज़िंदगियों में झांकता हूँ, कौन क्या कर रहा है। अंकल आप क्या कर रहे हैं? आंटी मुझे सब पता है। बेटा पबजी, तुम्हारी भी सारी चीज़ें हमको पता है, पबजी के अलावा भी तुम क्या क्या करते हो। टेक्नोलॉजी का हमारी ज़िंदगी पर इतना ज़्यादा असर है और इसका मईशत पर भी असर है। दुनिया भर में देखो, लोग इस टेलीफोन, कंप्यूटर और दीगर और अब तो इंस्ट्रूमेंट्स और डिवाइसेस बना लिए हैं जिसके ज़रिए ऑनलाइन कनेक्ट होकर कोई भी चीज़ दुनिया से हासिल कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। जब सब चीज़ें वहाँ ख़रीदी जा सकती हैं तो फिर ज़र मुबादला भी वहाँ क्यों नहीं हो सकता। मैं उन तमाम लोगों से माज़रत चाहता हूँ जिन लोगों के ऊपर मैंने शक की निगाह डाली, उनको मशकूक नज़रों से देखा, उनके अज़ाइम पे शक किया, शुबा किया। उसकी वजह यह है कि अब तो सारी दुनिया इस तरफ आ गई। चर्चा देखिए, अभी शोबा तहकीक मुझे बता रही है, अभी एग्जैक्ट भी बताएगी शायद, बिटकॉइन $26,000 से ज्यादा का हो गया एक बिटकॉइन। और जहां इसको गौर से देखें तो कहां एक वक्त पर हमने प्रोग्राम किया था, तब मेहमानों को हमने दावत दी थी, उसके बाद बिटकॉइन में गिरावट आई और $3,000 कुछ का यह हो गया। मैंने अपने आप को बड़ी दाद दी, वाह वाह अली, तूने लोगों को बचा लिया, तूने पाकिस्तानियों को बचा लिया, वरना ये बिटकॉइन खरीद के रुल जाते। बिटकॉइन में गिरावट भी तो आई ना बीच में। जब ये प्रोग्राम हमने शुरू किया था तो तब तकरीबन इसमें इतनी गिरावट आई कि $3,000 कुछ का हो गया। आज वही बिटकॉइन $26,000 से ज़ायद का है, ये बता रहे हैं मुझे शोबा तहकीक वाले। और बहुत सारे लोग इस मामले में प्रोग्राम पर आए भी, आज भी कोशिश करेंगे उनको दोबारा से लें। वकार ज़का साहब से भी माजरत चाहूँगा, भाई वो प्रोग्राम पे आए थे, मैंने बहुत सारे सख्त सवालात पूछे। मेरे दिल में भी वही शक व शुबहात थे जो हर टेलीविज़न पर बैठे शख्स से, लेकिन आई एम नो बैरियर टू टेक्नोलॉजी। मैं चाहता हूँ टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में आए। रुकी पड़ी है, मैं क्या करूँ? टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन कैसे आएगी? जिस वेबसाइट पर जाओ, हर वेबसाइट की बात नहीं कर, जिस वेबसाइट पर जाओ वहां पर जाकर टाइप करो, अपना नाम डालो, नाम के साथ मुल्क डालो पाकिस्तान, एक मैसेज आ जाता है, हमारी खिदमात पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। आवर सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान। पेमेंट गेटवे नहीं है, कोई तरीका कार नहीं है कि हम उनसे पैसे ले सकें या उनको पैसे दे सकें। पाकिस्तानियों को तो जैसे दूर दूर वो करते हैं सारे, क्योंकि हमारा कोई जरिया ही नहीं उन तक पहुंचने के लिए। हमारे रेगुलेटर कहते हैं यार बच्चों बच्चों फंसो नहीं, कोई ऐसी चीज जो समझ ना आए। पाकिस्तानियों का माइंडसेट मैंने पढ़ लिया, बुरा ना मानना यार, तुम सब लोगों के बारे में बात हो रही तुम बुरा मार जाते हो कभी कभार। तुम लोग जो है ना स्ट्रेट लाइन थिंक करो, कोई भी चीज देखते हो उसके बारे में एक राय कायम करते हो, तस्वीर देखकर अपनी राय कायम कर लेते हो। अब मसला क्या है कि अब देखा, कोई भी चीज देखी उसके बारे में अपनी राय कायम कर ली। एक ज़माने में भाई टीवी भी नहीं देख सकते थे पाकिस्तान में, लोग कहते थे गुमराह हो जाओ। आपको लग रहा है कि मैं आपको गुमराह कर रहा हूँ? अच्छा खैर, एनीवे, बात यह, बहुत सारे लोग ये कहते थे। टेक्नोलॉजी को अब थोड़ा एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा। मैंने देखा मीडिया में ऑन करता हूँ पबजी के दुश्मन, टीवी में ऑन करता हूँ टिकटॉक के दुश्मन,
सारे लोग दुश्मन बने हुए टेक्नोलॉजी के, बिटकॉइन के दुश्मन, क्रिप्टो करेंसी के दुश्मन, ऑनलाइन अर्निंग के दुश्मन। अरे कोई किसी तरीके से आप पैसे कमा ही नहीं पा रहे, क्या करूं? मुझे भी खुद ख्वाहिश होती है कि घर में बैठे बैठे इतना फालतू टाइम होता है, ब्राउज करते हुए कुछ 4 पैसे कमा लूं। आखिर गोरे भी कमा रहे हैं, लेकिन हम कमा नहीं सकते। खर्च करने पर भी मैं कहूंगा कदगन है। ये मोबाइल फ़ोन कंपनियां दी तो हुई हैं, लेकिन उनका आप फिजिकली जाओ, वहां पे माइक्रो अकाउंट खोलो, फिर उसके बाद उसमें पैसे जमा कराओ, फिर खर्च करो। इसमें क्या 30 मार खानी हो गई। असल चीज़ तो वो होनी चाहिए ना कि मैं बटन क्लिक करूं पैसे वहां, बटन क्लिक करूं पैसे यहां। हाँ, ऐसा होना चाहिए। बिटकॉइन से ही मुमकिन है। अच्छा वो छोड़ दो, ये सतोशी फंतोशी ये सारे जो नाम वाम है ना, ये अब उनकी फनकारियां गोरों की फनकारियां हैं, हैश और ये सब। हम हैं भाई कारोबारी बिजनेस माइंडेड लोग, हमका सीधा सीधा बताओ कैसा खरीदना है कैसे बेचना है। इसके बारे में इतनी तहकीकी वीडियो इंटरनेट पर मौजूद है, आपको मुझसे सुनने की क्या जरूरत है। अब हुकूमत को इस पर गौर करना है कि किस तरीके से इसे स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। अगर स्ट्रीमलाइन ना किया तो आगे जाके वी विल बी ऑन द रिसीविंग एंड। ये एक फैक्ट है। दुनिया आगे, हम पीछे रह जाएंगे अगर हमने इसके बारे में कोई कानून साजी नहीं की। अब कानून साजों को इसके बारे में पता, तो कानून साज तो व्हाट्सएप से आगे जाते नहीं, सीधा साधा उनकी जिंदगी का महवर व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप पे वीडियो देख ली, पहले जैसे टीवी का किरदार होता था कि इफ इट्स ऑन टेलीविजन इट मस्ट बी ट्रू, अब रूल ये इफ इट्स ऑन व्हाट्सएप इट मस्ट बी ट्रू। पूरा दिन आंटी अंकल बैठे व्हाट्सएप के ऊपर, जिंदगी का महवर बनाए उसे मैसेजेस करते रहते हैं, तस्वीरें वीडियो देखते रहते हैं और अपनी ब्रेन वॉशिंग खुद करते रहते हैं। बीवी से लड़ने के बाद खामंद हजरात व्हाट्सएप पर अपना जोश निकालते, किसी और से लड़ पड़ते हैं, भिड़ पड़ते हैं, फिर खुद ब खुद उससे माजरत करके खत्म कर देते। एक दूसरे की व्हाट्सएप पे स्नैपशॉट्स लेते रहते हैं, स्क्रीनशॉट्स लेते रहते हैं। लिया स्क्रीनशॉट, हाँ ले लिया, करो मुखबरी। अभी दुनिया सारी इसके इर्द गिर्द घूम रही है और गोरा कमाए जा रहा, नोटू कमाई जा रहा। वो चीज जो कि धेलों की भी ना थी, आज $26,000 की हो गई। कितने ही लोगों को रईस, अमीर और जागीरदार बना दिया। हमारे यहाँ पाकिस्तान में बैठे लोग मापते रहते हैं, इतने मरले का घर, इतने मरले का घर, पीर बाबा की हाउसिंग सोसाइटी में इतना प्लाट। गोरा ऑनलाइन इतना नोटू कमा चुका है कि आपकी सोच। मेरा मजाक ना उड़ाया करो, मैं पबजी एंकर मुझे कहकर छेड़ा ना करो, मैंने पबजी आज तक खेली तक नहीं, मैं फोर्टनाइट खेलता हूं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर बिटकॉइन के ऊपर मजीद गुफ्तगू जारी रखेंगे और जो क्रिप्टो करेंसीज है उनके बारे में भी बात करेंगे, जस्ट लाइक एथेरियम एंड सो मेनी मोर। यहां पर लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आप लोगों से यही गुफ्तगू कर रहा था कि ये बड़े अफसोस की बात है कि डिजिटल रेवोल्यूशन में पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया। मुशर्रफ साहब प्रोग्राम देखते हैं कभी कभार, तो इन्होंने कुछ इक़दाम लिए थे और एक फाजिल वज़ीर भी हैं हमारे, बहुत नाइस, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, जनाब मोहम्मद मियाँ सोमरो साहब, और उन्होंने भी बड़े अहम इक़दाम इस सिलसिले में लिए। वो भी एक बड़े सीजनड बैंकर हैं और साबिक गवर्नर भी रहे सिंध के, साबिक मुल्क के सदर भी रहे, साबिक वज़ीर आज़म भी रहे, साबिक चेयरमैन सेनेट भी रहे, जनाब मोहम्मद मियाँ सोमरो साहब। अभी भी फाजिल वज़ीर हैं हुकूमत के। इमरान खान साहब को उनकी बातों पर तवज्जो देनी भी चाहिए। उनके दौर में बड़े अहम फैसले हुए थे। उन फैसलों में से एक फ़ैसला जो बड़ा उन्होंने हाईलाइट भी किया था, उसमें उनका बड़ा अहम किरदार रहा, वो IT इंडस्ट्री को टैक्स से मुस्तस्ना करने का था और IT इंडस्ट्री से कमाई गई आमदन जो है उसको टैक्स से कुछ अरसे तक के लिए मुस्तस्ना करने का एक बहुत बड़ा डिसीजन उनके दौर में लिया गया। और आज भी मैं चाहूँगा कि वो इस सिलसिले में काम करें। बेसिकली तरीक़ाकार कुछ ऐसा होता है, किस्मत कुछ ऐसे खेल खेल जाती है कि मोहम्मद मियाँ सोमरो साहब ख़ुद अपने कज़न अब्दुल हफीज़ शेख साहब को बतौर सिंध का वज़ीर ख़जाना बना के लाए थे, तब वो कुछ एक्स्ट्रा होशियार निकले और
अब्दुल हफीज़ शेख साहब आपको पता है अभी वज़ीर ख़जाना बन गए, लेकिन यह है कि मोहम्मद मियाँ सोमरो साहब भी बड़े काबिल आदमी हैं और मेरे ख़्याल से सरमायाकारी के शोबे के अंदर वो महारत भी रखते हैं, उसी की मेरे ख़्याल से उनके पास जो है वो पोर्टफोलियो भी है। तो उनसे मेरी गुजारिश होगी कि सर इस सिलसिले में अब आप काम शुरू करें और दोबारा से पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन के लिए अहम इक़दाम उठाएँ। और इनके अलावा भी जितने लोग हैं, स्टेट बैंक के गवर्नर साहब हैं जनाब बाकर साहब, वो भी ज़हीन आदमी हैं, उनको भी चाहिए वो इस सिलसिले में काम करें। तो मोहम्मद हारून साहब हमें ज्वाइन करेंगे, साहब का बैंकर भी रहे हैं, मैं कहूँगा क्रिप्टो करेंसी के एक्सपर्ट भी हैं, इसके अलावा बैनुल अक़वामी सतह पर टेक्नोलॉजी के शोबे के ऊपर बड़ी गहरी निगाह भी रखते हैं। वेलकम करता हूँ आपको मोहम्मद हारून साहब। बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में बुलाने का। मोहम्मद हारून साहब, पिछली दफ़ा आप आए थे तो मैंने आपको टेढ़े उल्टे सीधे सवालात पूछे थे, आपको शक व शुबा की नज़र से देखा था, आपके क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के ऊपर तरह तरह के सवाल उठाए थे। आज मुझे अजीब सी शर्मिंदगी सी महसूस हो रही है और बहुत सारे पाकिस्तानियों की तरह मैं भी ये महसूस करता हूँ कि अगर वक्त पर उसके अंदर कुछ पैसे लगा दिए जाते और पैसे ना भी लगाए जाते, चलो वो तो एक स्पेकुलेशन है, लेकिन उसके लिए एक फ्रेमवर्क हुकूमत तैयार कर लेती तो आज हमारे लिए आसानी होती कि हम उसे ख़रीद और बेच सकते। तो ये बस हमने मिस कर दी। हैव वी मिस द बस? इज़ द अपॉर्चुनिटी स्टिल देयर? व्हाट डू वी नीड टू डू? क्या कहते हैं आप? अच्छा, मेरे ख्याल से जो हर आने वाला वक्त है बिटकॉइन के हवाले से, वो एक बड़ा जो है मतलब हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। हर चीज़ का ज़िंदगी में इंसान को ना एक टाइम दिया जाता है, एक चांस मिलता है उसको। अगर वो चांस अपना वो मिस कर देता है तो उसको बाद में बड़ा पछतावा होता है, उसको बड़ी रिग्रेट्स होती हैं। असल प्रॉब्लम ये आती है इस टेक्नोलॉजी के साथ, क्योंकि मैंने पहले भी कई दफ़ा जिक्र किया कि टेक्नोलॉजी इटसेल्फ इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अगर आप एक आम बंदे को समझाने बैठे तो शायद उसके सर पे से गुजर जाती है। जी। मैं जैसे अक्सर बात करता हूँ अपने दोस्तों में या अपने अहले बाप में, तो मैं वो हमेशा एक बात करते हैं कि इसके पीछे क्या है, इसमें ऐसी कौन सी सॉलिड चीज़ है। जैसे मैंने कोई प्लॉट ले लिया तो वो प्लॉट है, या फलानी मैंने कोई चीज़ खरीदी, गाड़ी है मेरे पास, तो एक असासा है मेरे पास, एक टेंजिबल आइटम है। चूंकि इंटरनेट का दौर है, इंटरनेट के दौर में जो लोग हैं, नई जनरेशन जो है, वो इस चीज़ को ज़रा ज़्यादा जल्दी एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन जो पुरानी जनरेशन हैं वो शायद इस चीज़ को मानने से इनकार करते हैं, जो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट्स जिसकी हम बात करते हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी इटसेल्फ जो है ना, ये बहुत ज़्यादा डिसरप्टिव है ये, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे इस पर और बहुत ज़्यादा आपको काम नज़र आएगा। जहाँ तक बात है कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसको कैसे हासिल किया जाए, तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा वो आप टाइम मिस करते चले जाएंगे। मुझे याद अच्छी तरह कि जब मैंने पहली दफ़ा जब बिटकॉइन बाय किया था, एक यहाँ पे हमारे पास एक लोकल एक्सचेंज थी जी, तो बिटकॉइन की जो प्राइस थी वो $455 थी। मुझे वो भी बहुत ज़्यादा लगती थी 455, लेकिन आज अभी चूंकि इसने भी 2 दिन पहले कोई 28,400 का इसने ऑल टाइम हाई बनाया अपना इस साल का, विच इज़ अ वेरी वेरी मच हायर देन द प्रीवियस रिकॉर्ड जिसका $19,800 ने किया था। तो मुझे ऐसा ये फील आता है क्योंकि इसकी जो सप्लाई है वो बहुत लिमिटेड है। 21 मिलियन की सप्लाई है, 18.5 मिलियन अब तक माइन हो चुके हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि आगे आने वाले दिनों में जो इसकी जो बकाया जो उसकी जो माइनिंग करना रह गया है उसकी अहमियत कितनी ज़्यादा होगी। अच्छा, एक मुख्तसर सी चीज़ आपसे पूछनी थी। वो कहते हैं यार जी, एक मुख्तसर सी चीज़ आपने पूछी, आपसे पूछनी थी। बात यह कि मैंने देखा कि वो रूस जैसे जो ममालिक हैं, रशिया में के पूरे पूरे फार्म्स बने हुए हैं माइनिंग के। पाकिस्तान के अंदर हम इस एक बिटकॉइन के ख़रीदने और बेचने को ही मायूब समझते हैं, और हमारे लिए इसके लिए कोई फ्रेमवर्क भी मौजूद नहीं है, कोई सिस्टम भी मौजूद नहीं है, और हमें एक ऐसा महसूस होता है जैसे हुकूमत इसको डिस्करेज कर रही है। क्या कहते हैं आप? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान में, वो जाहिर सी बात है जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, उनको पहले समझना होगा। मुझे याद पड़ता है 2018 में मैंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो इनकी निबाफ वाली बिल्डिंग है वहाँ जाके मैंने लेक्चर दिया था। उसके बाद उन्होंने मुझे अब जाके रब्ता किया कि आके दोबारा से हमें समझाएं होता क्या है। जी। अब चूंकि बिटकॉइन की जाहिर सी बात, तो कोई अपना ऑफिस नहीं है, उसका कोई प्लाजा नहीं है, उसकी कोई वो नहीं है, कोई आपसे आके कांटेक्ट तो करेगा नहीं, कोई MLM स्कीम तो है नहीं, कोई आपसे आके मार्केटिंग करेगा इसकी। जी। तो जो कंट्रीज समझदार हैं, जो कंट्रीज इस चीज़ को समझती हैं, वो उसकी माइनिंग की इजाज़त भी दे रही है और माइनिंग में उसमें उनकी मदद भी कर। जैसे चाइना है, चाइना में अब अगर मैं देखूँ तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वो काफ़ी चीप है, या तो वो हाइड्रो पावर पे जाके अपनी माइनिंग कर रहे हैं या नॉर्मली सोलर। यहाँ तो सर्दियों में इतने बड़े बड़े बिल आ रहे हैं जनाब, हम कहाँ से करेंगे ये सब कुछ जो आप करें माइनिंग? जी, पाकिस्तान में जो है ना उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक पाकिस्तान के जो नॉर्मल जो कमर्शियल रेट है हमारे 20, 22, 21 रुपए, हम उस पर नहीं, हमारे लिए
कारामद नहीं माइनिंग करना। माइनिंग उस सूरत में कारामद है कि जब आप उसको अलाउ करें और उसके कहें कि हाइड्रो पावर से तुम बिजली बनाओ, उस बिजली को तुम माइनिंग में इस्तेमाल करो। क्योंकि अगर आप माइनिंग करते जाएंगे साथ साथ और अपना अगर बिजली का बिल उसी से पे करेंगे जो आप माइन करके हासिल करो, तो एट द एंड ऑफ द डे आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो इसके लिए होना ये चाहिए कि गवर्नमेंट बाकायदा एक पॉलिसी मुरतब करे और इस पर उन वेंडर को या उन कंपनीज को इनवाइट करे जो बाकायदा माइनिंग करना चाहती हैं पाकिस्तान। अच्छा, इससे कोई गलत मैंने नहीं, देखा कि पाकिस्तान में करें या किसी भी जगह करें, असल मैंने देखा कि कुछ ऐसे मुमालिक हैं जो खुद यानी बजाते खुद डिजिटल ऑनलाइन या फिर क्रिप्टो करेंसी बनाने जा रहे हैं। उन्होंने पूरी पूरी स्कीमें लॉन्च की हैं। जैसे मार्क जुकरबर्ग साहब हैं, उन्होंने जो है फ्यूचर के लिए डिज़ाइन किया है कि वो अपनी क्रिप्टो करेंसी खुद लाएंगे मार्केट के अंदर। और जैसे आप देखें कि बहुत सारी ऐसी गेम्स भी हैं ऑनलाइन जो कि जिनके अंदर जो करेंसी इस्तेमाल हो रही है वो भी करेंसी इस्तेमाल की जा रही है। क्रिप्टो करेंसी में भी बिटकॉइन के अलावा भी मैं कहूँगा कि मैंने जो देखी हैं, मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से सैकड़े तक होंगी जो कि मैंने देखी हैं, जो कि ऑनलाइन और क्रिप्टो करेंसीज भी अवेलेबल हैं बिटकॉइन के अलावा। उसमें एथीरियम भी है और भी पता नहीं कितनी होंगी, मुझे अब इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं। क्या पाकिस्तान में इस चीज़ पर वर्क किया जा सकता है? जी बिल्कुल। पहली बात तो ये कि जिस आप सैकड़ों की बात कर रहे हैं वो सैकड़ों की तादाद नहीं है। इस वक्त कोई 8100 के करीब क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं पाकिस्तान, अच्छा। मतलब दुनिया भर में 8000 की मैं बात कर रहा हूँ। मैं कोई आपसे 100-200 की बात नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें रोजाना जो है वो नई नई जो है आपके पास प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं। कुछ उनमें जो है वो अच्छे प्रोडक्ट होते हैं, कुछ उनमें अच्छे प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, कुछ अच्छे ऐसे होते हैं जो स्कैम करे जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि उसका यूज केस क्या है। तो जब भी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि उसका पूरा जायजा लेना पहले जरूरी है। क्योंकि अगर मुझसे कोई टिप की बात करता है कि ये बताओ कि इथेरियम कितना चला जाएगा या आपका चेन लिंक कितना चला जाएगा, या कोई और दूसरे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, वो कैसे जाएंगे? क्योंकि पिछले दौरों में वो बहुत ज्यादा उन्होंने जंप लिए हैं। मतलब उन्होंने 10-20 टाइम जंप नहीं लिया, उन्होंने 50 टाइम, 100 टाइम, 200 टाइम भी उन्होंने जंप लिए हैं। लेकिन चूंकि एक आम आदमी को ये बात समझ नहीं आती, जो लोग क्रिप्टो के इस दौर से गुजर चुके हैं, दे कैन अंडरस्टैंड एंड दे एक्सेप्ट दिस कि ये इक्वेशन ऐसी बनती क्यों। और दूसरी जहां तक बात है, ये जो आप बात कर रहे हैं फेसबुक और लिब्रा वगैरह की, ये सारे के सारे ब्लॉकचेन की बेस पर ही बनाई जा रही हैं एप्लीकेशंस। जी जी। तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा फुकदान ही है कि टेक्नोलॉजी को पढ़ाया ही नहीं जाता। अब मिसाल के तौर पर 2019 की बात है, 19 की बात है, दुबई से मुझे कॉल आई और कहने लगे कि हमें सॉलिडिटी एक लैंग्वेज होती है, हमें उसके लिए कुछ स्टूडेंट चाहिए। और उसके बाद क्या हुआ इसके बारे में जानेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। दुबई से टेलीफोन आया, टेलीफोन में क्या कहा, पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी क्यों नहीं पढ़ाई जा रही उस तरह से जैसे बैनुल-अक़वामी दुनिया के अंदर पढ़ाई जा रही है, जानते हैं जवाबात। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू जारी थी मोहम्मद हारून साहब के साथ। ब्रेक पर जाने से पहले इन्होंने कहा कि हम अपने मुल्क के अंदर शायद उस तरह से आईटी पढ़ा नहीं रहे जो बैनुल-अक़वामी ज़रूरत के मुताबिक हो। और एक दफ़ा का जिक्र है कि इनको दुबई से एक टेलीफोन कॉल आया। दूसरी तरफ कौन था और क्या बात की? जी जनाब मोहम्मद हारून साहब। अच्छा, इस तरह से था कि जब मुझे कॉल आई तो मैंने उनसे पूछा कि आप कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम दुबई से बात कर रहे हैं और हम एक रिक्रूटमेंट कंपनी है दुबई की, बहुत ही कोई नामी गिरामी कंपनी थी। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से मुझे डेवलपर चाहिए। तो मैंने कहा, मेरा सवाल था कि किसके डेवलपर चाहिए? तो कहने लगे हमें ब्लॉकचेन डेवलपर चाहिए। तो मैंने कहा मुझे अपनी जरा स्पेसिफिकेशन जो स्पेक्स है वो भिजवा दे कि आपको कौन सी लैंग्वेज में आपको चाहिए। जब उन्होंने मुझे लैंग्वेज का नाम दिया, उसका नाम था सॉलिडिटी लैंग्वेज। ये जो लैंग्वेज है सॉलिडिटी, ये पुरानी लैंग्वेज है और ये इथेरियम के ऊपर यूज होती है, क्योंकि इसके अंदर जो कोडिंग्स हैं वो तकरीबन कोई 50-60 हज़ार के करीब कोडिंग्स लाइन होती हैं इसके अंदर। जी। और डेवलपर जो होता है नॉर्मली अपने लाइन के हिसाब से चार्ज करता है। अच्छा, जब मैंने वो सॉलिडिटी लैंग्वेज का देखा और मैंने जब वो अपने सर्कल में जब वो घुमाया और मैसेज मैंने जब ब्रॉडकास्ट किया तो मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया। पहली बात तो ये कि मेजोरिटी को पता ही नहीं थी बात ये। मैं सर सैयद भी गया, मैं खुद IB का ग्रेजुएट हूँ, MIS मैंने किया 2002 में। जी। मैं वहां पर गया, मैंने लोगों से पूछा, अपने जितने भी सर्कल से थे, मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया। अच्छा, आपको पता है हमारे अंदर एक आदत होती है, हम जरूर ये पूछते हैं कि अच्छा बताएं सैलरी क्या देंगे। तो जब मैंने सैलरी की उनसे बात की तो उन्होंने कहा था ये साल का प्रोजेक्ट है और हम उनको 50,000 UAE दिरहम हम उनको देंगे। तो मैं ये सुन के हैरान हो गया कि इतनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी अगर एक किसी पाकिस्तानी लड़के को या लड़की जो डेवलपर हो
उसको अगर ये मिल जाए तो उसमें कोई बात नहीं कि आपको 50,000 पर मंथ दिरहम आपको अगर सैलरी दी जाए जमाने में। ये मैं बात कर रहा हूँ 2019 की। जी जी। तो वक्तन फवक्तन, क्योंकि जब मैंने ये चीजें मालूम करना शुरू की तो उनका पहले ही सवाल था कि सर ये तो बिटकॉइन है, बिटकॉइन तो हराम है। मैंने अम्मी से पूछा, वो कह रहे हैं गलत चीज़ है, FIA वाले उठा के ले जाते हैं। आप कह रहे हैं कि मैं लैंग्वेज पे काम करूँ और मुझे FIA वाले उठा के ले जाएं। उसके बाद फिर मेरा जाना हुआ सिंगापुर। उठाने वाली मैं बात तो सिंगापुर के शायद अलावा उन्होंने दुबई सही वगैरह की भी हो। मैंने काफी विजिट किया है। जी। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जब एक टेक्नोलॉजी में जब 8,000 ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं, दुनिया एक आगे जा चुकी है और आप उसको अभी तक हलाल हराम या उसको गलत या सही के उसमें जुमरे में लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी है। देखें, टेक्नोलॉजी इटसेल्फ इज नॉट अ क्राइम। पेमेंट तो मैं भी आपको जाके कैश में, मैं भी आपको रैंसम पे कर सकता हूँ, और कैश जो है सबसे बड़ा आपको पता है कौन बनाता है, वो सेंट्रल बैंक करता है। क्या मैं सेंट्रल बैंक को बोलूंगा कि दे आर करप्ट? ऑब्वियसली वो नहीं है। असल होता है कि आप जिस मैकेनिज्म से उस चीज को किसी और से गुजार रहे होते हैं, उस पर आपने अपने सिक्योरिटी चेक रखने होते हैं। बहरहाल ये कि पाकिस्तान अभी बहुत पीछे है इन चीज़ों में। मैं नहीं समझता कि शायद हम उस स्पीड पे जाके अपने आप को हम कर सकें। इवन टर्की को आप देख लें, इंडिया देख लें, बांग्लादेश देख लें, इन सब की जो करेंसीज है ना, वो स्पेशली एक्सचेंज के अंदर भी हैं मौजूद। यानी कि मैं अगर अपना, मेरे पास कोई PKR अकाउंट हो सकता है मैंने गलत सुना हो, मैंने तो ये भी सुना है कि बहुत सारे पाकिस्तानियों के पास ये क्रिप्टो करेंसियां हैं। मैंने तो ये भी सुना है, सुनना गलत भी हो सकता है। हमारे प्रोफेसर कहते थे सुनी सुनाई बातों का जिक्र जरूर किया जा सकता है। मैंने तो यह भी सुना है कि ये आजकल जो धन एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुंचाने के लिए जो इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी इसके जरिए, उसमें भी शायद पाकिस्तानी मुलविस हो। मैं कुछ कह नहीं सकता, मैंने सुना है, गलत भी हो सकता है। मैंने सुना है कि जब से पाकिस्तान सिग्नेटरी हुआ है और तमाम बैंक के रिकॉर्ड हमें चाहे जैसे भी हों, जो कि तू हमें बैनुल अक़वामी इदारों को देने पड़ते हैं, उसके बाद बहुत सारे लोग इसकी तरफ राग़िब हुए, और पाकिस्तान में ही नहीं बहुत सारे ममालिक में तो लोग ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। बस ये कि अवामुन नास तक की रसाई जो है वो हासिल नहीं है, बाकी काम हो रहा है। क्या कहते हैं आप? सुना है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया अली जी। हाँ, ये बिल्कुल आपने सही सुना। इसकी वजह सारी ये है कि जिनके पास क्रिप्टो करेंसी होती है, जैसे मेरे पास क्रिप्टो करेंसी मौजूद है, मैं उस पर प्रोजेक्ट को मैं बाय करता हूँ, मैं उसको सेल करता हूँ, मैं इसको देखता हूँ कि ये प्रोजेक्ट कैसा है। इसके अंदर पे टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई कि डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन से आपने उसको कैसे बाय करना है। जहां तक बात है इसकी रेमिटेंस के हवाले से, या देखिए हवाला हुंडी तो आज भी पाकिस्तान से हो रही होती है, ऐसा तो नहीं कि हवाला हुंडी नहीं हो रही, ठीक है ना, हवाला हुंडी भी हो रही होती, हर जगह इसका जो है वो एक कोई ना कोई चैनल हमारे पास होता है। मैं ये कहता हूँ कि ये जो चैनल है, जिसको आप जितना ज्यादा इसको आप बैन करने की कोशिश करेंगे, ये उतना ज्यादा एक्सपोज होने की कोशिश करेगा। नहीं, लेकिन जिन्होंने कहानी डालनी थी वो तो कहानी डाल चुके हैं। जिन लोगों ने कहानी डालनी लेकिन थी, सारी बात ये कि जब आप उसको एक्सचेंज देखें, अगर आपको एक्सचेंज भी देखें, पहली बात तो ये कि बिटकॉइन में एक्सचेंज होना जरा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देखें आपने कहा कि हारून मुझे इंग्लैंड में पैसे भिजवा दो, मैंने यहाँ से बिटकॉइन परचेज किया, वो मैंने परचेज किया $28,400 पे, बिल्कुल हाईएस्ट पीक पे। वो आपके यहाँ पहुंचते पहुंचते वो चला जाता है $26,600 पे। तो आप बोलेंगे कि हारून ये $1,800 कौन भरेगा ये बीच में? तो बात आती है कि ये करेंसी का फिर फायदा क्या है। मतलब करेंसी बेसिकली उस किसी यूज केस में या किसी सिस्टम में इस्तेमाल हो रही होती है। वैसे नॉर्मली जो हवाला हुंडी करने वाले हैं वो तो अपनी जगह आज भी कर रहे हैं काम, उनको तो ये चीज समझ में भी नहीं आती कि उसको किस तरह से ट्रांसफर करना है। हाँ, इसका ये हो सकता है कि चूंकि ये बॉर्डरलेस है, आपके पास पर आपको पता है इसमें कोई कंट्री शामिल नहीं है, तो आप उसको कहीं भी जाके इंटरनेट की, क्योंकि ये इंटरनेट का पैसा इंटरनेट पे ही रहता है, ये इंटरनेट से बाहर निकल के मेरे हाथों में फिजिकली नहीं आता ये। अच्छा, ये करते हैं हारून साहब, इसको हम समअप कर, एक छोटी सी ब्रेक मुझे लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर हम इसे समअप करते हैं। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी। ब्रेक पे जाने से पहले मोहम्मद हारून साहब के साथ इस मुतालिक बात हो रही थी। हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर इसका मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है। मैं चाहूँगा मोहम्मद हारून साहब आगे आने वाले दिनों के अंदर तो दोबारा से आपको मदऊ करूँ, आज की कॉन्वर्सेशन को ज़रा समअप कीजिएगा। जो बात आप ब्रेक के दौरान भी कह रहे थे, मैं चाहूँगा नाजरीन तक भी पहुँचाएँ। जी मोहम्मद हारून साहब। जी, मैं ये आपको कह रहा था कि हमारे पाकिस्तान में मैंने जब सिंगापुर का विजिट किया था तो आई वाज सरप्राइज कि वहाँ पे कोई तकरीबन 5,500 खलकत मौजूद थी उस वाले एक प्लेटफॉर्म पे, और मेजॉरिटी ज्यादातर जो थे वो चाइनीज थे, कोरियंस थे, इंडियन भी बड़े बेताशा थे, यानी कि 1000 के करीब तो इंडियन थे, और बदकिस्मती से सिर्फ 4 पाकिस्तानी थे वहाँ पे। तो मुझे तो देख के ऐसा लग रहा था कि इस क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन के स्पेस में तो हमारा वजूद ही नहीं है और उसके अंदर कुछ करने की जरूरत है। अच्छा, छोटी सी एक बात, सबसे पहली बात यह है कि वैसे तो फ्लक्चुएशन आती है तमाम फाइनेंशियल जो भी इंस्ट्रूमेंट्स लोग हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन,
और ऑल इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू रिस्क, ये मैं नाजरीन को हमारे बता रहा हूं क्योंकि पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है। कीमतें ज्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, फ्लक्चुएशन हो सकती है, दैट इज बट नेचुरल। और लोगों को तमाम जो है मालूमात हासिल करके इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर भी एक जनरल प्रेडिक्शन या स्पेकुलेशन आपके एंड से क्या है, आप फ्यूचर में क्रिप्टो करेंसी को किस समत में जाते देख रहे हैं, और बिलखुसूस बिटकॉइन का बड़ा चर्चा है, इसके मुतालिक क्या राय रखते हैं? जी देखिए अली भाई, पिछले 6 महीने में तकरीबन जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं दुनिया भर में, इस वक्त वो 11 से 12 इंस्टीट्यूशन जिन्होंने परचेजिंग की है बिटकॉइन की, और उन्होंने मिलियन डॉलर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके अपने जो हेज फंड्स हैं या दूसरी जो फंडिंग्स हैं उनका कुछ परसेंटेज उन्होंने बिटकॉइन में रखा हुआ है। अब बिटकॉइन के भी रिसेंटली $500 बिलियन की मार्केट कैप जो है वो क्रॉस कर चुकी है, एज कम्पेयर टू अगर हम गोल्ड के हवाले से बात करें तो गोल्ड की $7 बिलियन। तो मैं तो उसको फोर्स कर रहा हूं, $500 बिलियन की बात कर रहे हैं आप, तो पाकिस्तान का तो बजट कितनी मरतबा इसमें समा जाएगा? पाकिस्तान का बजट और पाकिस्तान मैं ये तो कह रहा हूं कि बहुत सारी कंट्रीज है जी, बिल्कुल अंदाजा लगा लें आप उसमें। तो बात ये है कि अब ये $1 ट्रिलियन पे जाएगा, ये $2 ट्रिलियन पे जाएगा, तो उसकी प्राइस आप देखें कहां से कहां चली जाएगी। एक्सपेक्टेड जो प्राइस है वो अभी तो ये खाली शुरुआत है, अभी तो कहते हैं ना, अभी तो कहानी शुरू हुई है, क्योंकि ये तो प्राइस अभी बहुत कम है। मेरे ख्याल से ये अंडर एस्टिमेट है कि ये 26,000 भी कम है। ये प्राइस फ्लक्चुएशंस तो आती रहेंगी, एक्सपेक्टेशंस के मुतालिक आपकी अपनी राय है, जाहिर बात है नाजरीन भी देख रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया मोहम्मद हारून साहब, आप शो में हमारे साथ शामिल, और बड़ी अहम आपने गुफ्तगू की। नाजरीन, इन्होंने जो मार्केट कैप का बताया है, यानी कितना सरमाया बिलखुसूस सिर्फ बिटकॉइन में लगा हुआ है, तो आप हैरान होंगे। इन्होंने जो जिक्र किया कि $500 अरब से ज़्यादा, अरे ये तो उन तमाम असासों से ज़्यादा हैं जो हम कहते हैं कि जनाब हमारे स्विट्ज़रलैंड में पढ़े हैं या वहाँ पढ़े हैं या वहाँ पढ़े हैं। आई थिंक इट इज़ टाइम कि रेगुलेटर्स जो हैं वो इस सिलसिले में वर्क करें, कोई काम करें, ताकि कोई फ्रेमवर्क तैयार हो। अगर बिटकॉइन दिल को नहीं भाता तो आप अपना खुद बना लो पाकिस्तान के अंदर, उसको एसिड बैक कर दो, लेकिन डिजिटल पेमेंट, डिजिटल रेवोल्यूशन ये मुस्तकबिल है। इसके ऊपर प्लीज़ सोचो, इसके ऊपर काम करो। आगे आने वाले दिनों के अंदर हम भरपूर कोशिश करेंगे इस मौजू के ऊपर दोबारा से प्रोग्राम करें और दोबारा से ये असेस करें कि इस वक्त ये मामला किस जानिब जा रहा है, पाकिस्तानियों के लिए किस तरह आसानी पैदा की जा सकती है। मैं स्टेट बैंक और दीगर और रेगुलेटर से भी गुजारिश करता हूँ कि प्रोग्राम के अंदर शामिल हूँ। हमें बताएं कि मीडिया क्या अहम किरदार अदा कर सकता है, हमें बताएं कि वो ख़ुद क्या काम कर रहे हैं, और हमें बताएं कि किस तरह से कोई प्लेटफॉर्म क्रिएट करके वो हमें डिजिटल रेवोल्यूशन का हिस्सा बना सकते हैं। यहाँ पर नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।